हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स फर्स्ट यूनिट जो हमारी लेटेस्ट चल रही है अभी, उसमें टॉपिक हमारा है आज लाइफ साइकिल इन एल्गीज। टॉपिक है आज हमारे पास में लाइफ साइकिल इन एल्गी। सबसे पहले हम ये समझ लें कि लाइफ साइकिल क्या होती है। तो लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करें तो नॉर्मल, चाहे आप हायर प्लांट्स की बात ही करें, तो हायर प्लांट्स में आप क्या देख पा रहे हैं कि एक सीड जो है वो ये रहा सीड, ठीक है। देन आपने उसको देखा जर्मिनेट होते हुए, ठीक है। जर्मिनेट होने के बाद आपने देखा उसके अंदर जो है रूट तो जमीन में है, आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन किस में हो गया? स्टेम, रूट्स एंड लीव्स, ये हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बाद आप कहेंगे तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है एक वक्त के बाद में? फ्लोरिंग, और उन फ्लोरिंग से बन रहे हैं फ्रूट, और फ्रूट के अंदर डेवलप हो रहा है वापस सीड। एक सिंपल व्यवहारिक समझ के अकॉर्डिंग। और सीड की हम बात करें तो सीड वापस जर्मिनेट होकर किसको बनाता है? नई संतति या प्रोजेनी को। क्लियर है? तो इन सारी की सारी चीज़ों में, इन सारी की सारी चीज़ों की अगर अपन बात करें, अच्छा 4:30 नहीं आएगा अभी, और फ्री हूँ मैं, वो फ्री है ना कैमरा? हाँ तो तू जब तक और खींच ले तो तेरा फ्री हो जाएगा। अब तो मेरे पास 4:45 आना, ठीक है। तो ये हो गया सीड। तो यहाँ सीड से सीड पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये सीड्स जो है वो कैसे भी अगर हम लेके चले तो कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए, आप पेरेंट से स्टार्ट कर लीजिए, पेरेंट से नई प्रोजेनी। क्लियर है? तो एक्चुअली में ऐसा हो क्या रहा है? अगर हम एक किसी भी एल्गी से अलावा अगर हम हायर की भी बात कर रहे हैं, हमारी भी बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स के लिए हम कह सकते हैं कि दैट इज 2n। ये पेरेंट्स जो हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, फीमेल एंड मेल। और इन फीमेल एंड मेल के अंदर क्या डेवलप हो रहे हैं? एग, दैट इज गैमीट। और यहाँ अगर अपन बात करें तो स्पर्म, दैट इज गैमीट। ये भी एन और ये भी एन। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट इज जाइगोट, दैट इज जाइगोट। और ये हो गया 2n। ये जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करता है किसको? प्रोजेनी बॉडी को। ठीक है? तो प्रोजेनी बॉडी और पेरेंट्स बॉडी सेम ही तो है। मैंने दोनों पेरेंट्स और प्रोजेनी के बीच की स्टेप्स दिखाई हैं आपको सारी की सारी। तो ऐसे में प्रोजेनी और पेरेंट्स सेम है, सेम मॉर्फोलॉजी, सेम जेनेटिक्स, सब कुछ।
लेकिन अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें तो आकार में छोटे हैं पेरेंट्स की तुलना में। जेनेटिक की बात करें तो जेनेटिक में 2 गैमीट्स का कॉम्बिनेशन है, ये अंतर आ रहा है पेरेंट्स की तुलना में। तो ऐसे में हम इसको अगर पीढ़ी एकांतरण की बात करें और इसे एक साइकिल फॉर्म में करें तो जैसे सीड से हम सीड तक वापस पहुंच गए तो ये एक पूरी की पूरी साइकिल ड्रॉ हो गई। यहाँ पे अगर हम पेरेंट टू एन से जायगॉट, कहाँ गया ये रहा जायगॉट, पेरेंट से हम कहाँ पहुँच गए 2n जायगॉट तक, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गई। अगर हम गैमीट से अगले गैमीट तक पहुँचते हैं तो ये भी अपने आप में एक साइकिल है, ठीक है। तो हम कहीं एक जगह से उसको पुटअप कर सकते हैं, पेरेंट से स्टार्ट कर सकते हैं या गैमीट से स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे इस केस में हम बात करें, ये जैसे कि एक हायर प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं या हमारे इंसानों की बात कर रहे हैं, तो हमने गैमीट्स तो देखे ही नहीं है, इनका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं है हमारे पास में। तो ऐसे में हम किसको जानते हैं? हम केवल जानते हैं पेरेंट्स को और हम जानते हैं प्रोजेनी को। इनके बीच की स्टेजेस ना हमें पता है और ना ही हमें समझ में आ रही है। क्लियर है ये सारी चीज? तो ऐसे में ऐसे में हम इसको एक लाइफ साइकिल के रूप में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी को चलते हैं हम एल्गीज की तरफ। एल्गीज की हम बात करें तो अधिकांशतः या सामान्यतः जो ज़्यादातर एल्गीज हैं वो कैसी हैं? हैप्लॉइड एंड सिंपल थैलस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? दूसरा अगर अपन बात करें तो उनके अंदर कुछ तो ऐसी है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई नहीं दे रहा, केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर है। तो ऐसे में अगर हम कहें तो ये जो हमने बनाए थे पेरेंट्स और ये रहा प्रोजेनी, दोनों के दोनों सेम है 2n, लेकिन ये बीच की जो n कंडीशन थी जिसको हम देख ही नहीं पा रहे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन का मतलब एकांतरण। एकांतरण का मतलब होता है कोई चीज़ एक बार है, दोबारा उसके होने के बीच में कोई ना कोई चीज़ होगी, इसी को हम बोलते हैं एकांतर क्रम। कंटिन्यू या लगातार एक ही चीज़ 2 बार नहीं हो सकती, ठीक है। और जनरेशन का मतलब हो गया पीढ़ी, और एकांतरण, अल्टरनेशन का मतलब एकांतरण, अर्थात एक ही लाइफ साइकिल में 2 प्रकार की पीढ़ी मिल रही हैं। एक ही लाइफ साइकिल में 2 प्रकार की पीढ़ी का मिलना और दोनों का एक दूसरे के समानांतर क्रम में उपस्थित एकांतर क्रम में उपस्थित होना, यह कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। कैसे, इसको समझते हैं। अगर हम पादपों की बात कर रहे हैं एल्गी, और एल्गी में हम यहाँ पे बात करें कोई भी लोअर में ले लीजिए, चाहे कारा वॉलवॉक्स ले लीजिए, वॉवचेरिया ले लीजिए, क्लेडो ले लीजिए, हाइड्रोडिप्टियन ले लीजिए, जो भी हमारे कोर्स के सिंपल से एल्गी वो ज़्यादातर अगर अपन बात करें तो हैप्लॉइड्स हैं। हायर्स की हम बात कर रहे हैं तो हायर्स में कोई भी हैप्लॉइड प्लांट्स नहीं होगा, सारे के सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? डिप्लॉइड्स। लेकिन अगर हम एल्गीज की बात करें तो ज़्यादातर कैसे हैं? हैप्लॉइड्स ही हैं। तो अगर हम इनके गुणसूत्रों की संख्या देखें तो ये कैसी है? n। और यही हैप्लॉइड सेल जो है वो इनके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, पेरेंट थैलस, दैट इज पेरेंट थैलस। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैप्लॉइड को। और ये पेरेंट थैलस जब हैप्लॉइड है तो ये बिल्कुल गैमीट के समान ही होते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड ही होते हैं गैमीट्स। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? 1 गुणा ही रहती है। इसलिए हम इसको सीधे सीधे क्या नाम दे सकते हैं? दीज आर रिप्रेजेंट एज गैमीट्स, इसलिए हम इनको गैमीट, GAMETE, गैमीट का मतलब हो गया युग्मक,
गैमीट का मतलब हो गया युग्मक। और गैमीटोफाइट, GAMETO, गैमीटोफाइट, फाइट का मतलब हो गया पादप, मतलब वो पादप जो गैमीट्स के समान है। यहाँ पे समानता का मतलब मॉर्फोलॉजी नहीं है, यहाँ पे समानता का मतलब है उसकी गुणसूत्र संख्या, अर्थात वो पादप जो गैमीट्स के समान गुणसूत्रीय संरचना धारण किए हुए हैं गैमीटोफाइट कहलाते हैं। तो हिंदी में अगर अपन बात करें तो युग्मक, और इनको हम बोलते हैं भिद या पादप, दैट इज युग्मकोद भिद। तो ये हो गया एक, और यही हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो हमको पेरेंट्स कैसे दिख रहे हैं 2n, यहाँ पे प्रोजेनी भी कैसी दिख रही है 2n, लेकिन हमको n कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा कि ये n होता कहाँ है। कोई बात नहीं, हमने 2n से 2n की बात कर ली और 2n से 2n के बीच की स्टेप्स देख ली। जब हम इन स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो 2n फीमेल 2n मेल, मतलब माता और पिता से कुछ ऐसी सेल्स बन रही हैं जिनके बीच में जो सबसे मेन चीज है वो है मियोसिस, अर्धसूत्रीय विभाजन। क्लियर है? और इस अर्धसूत्रीय विभाजन ने इस फीमेल और इस मेल के गुणसूत्रों की संख्या जो कि 2n थी डिप्लॉयड, उसको क्या कर दिया, काट कर आधा कर दिया, और वो अब किस में बदल चुकी है, हैप्लॉइड्स में, n। ठीक है, तो 4 गैमीट इसने इसके में बना दिए, 4 इसमें बना दिए। एग सेल में जो oogenesis है उसमें 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक ही विकसित हो जाता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस में 4 से और ज़्यादा गुना होकर कई हजार बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया n, और ये भी क्या हो गया n। क्लियर? तो यहाँ जो हमको नहीं पता था वो हमने गैमेटोलॉजी के अंदर इस चीज़ को समझ लिया कि बीच में n अवस्था भी आती है। ठीक है, लेकिन एक कुछ समय के लिए आती है जो कि डोमिनेंट नहीं है लेकिन अल्टरनेट कर रही है 2n कंडीशन को। और जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों के संयुग्मन, फीमेल और मेल के संयुग्मन से जब ये दोनों n मिलते हैं तो वापस 2n बनती है, और यही 2n जो है वो जायगोट है, और ये प्रथम कोशिका कहलाती है। प्रथम कोशिका किसकी? स्पोरोफाइट की। ठीक है, स्पोरोफाइट की। लेकिन अगर हम इंसानों की बात करें या हायर प्लांट्स की बात करें तो स्पोर जैसी संरचना हमारे अंदर पाई नहीं जाती। ये केवल वर्ड जो है स्पोरोफाइट, ये हम लोअर क्रिप्टोगेम्स के लिए ही रेफरेंस में यूज कर रहे हैं। लेकिन ये सारा चार्ट हमको ये समझा रहा है कि 2n से कहाँ पहुंचा n, और n वापस फ्यूज होकर क्या बना लिए 2n, और वह 2n एम्ब्रियो के माध्यम से वापस कैसा बना देता है, पेरेंट जैसा नया थैलस ऑर्गेनाइज या बॉडी ऑर्गेनाइज कर देता है। तो हमें ये 2 पीढ़ियां जो मिली, पेरेंट्स की और संतति की, इन दोनों के बीच में एक और पोजीशन थी। अगर हम समझने की कोशिश करें और अगर ये गैमेट्स नहीं बनते तो यहाँ पे संतति का कॉम्बिनेशन भी नहीं होता। अतः जीवन चक्र के लिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का होना जरूरी है। बिना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के पीढ़ी या लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं मानी जाती। क्लियर है? क्योंकि अगर अपन पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स तो यहीं पे आके खत्म हो गए, इसके बाद जो चल रहा है वो तो प्रोजेनी के लिए चल रहा है, तो दैट इज गैमेटोफाइट n। क्लियर है? अब वही वाली गणित, पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स की अगर अपन बात करें तो पेरेंट थैलस के अंदर क्या हो रहा है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे एसेक्सुअल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव कभी भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को कंप्लीट नहीं करते। अगर हम लाइफ साइकिल की भी बात करें तो लाइफ साइकिल तो पूरी हो जाती है। ठीक है, एक जीव पैदा हुआ और मर गया, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट, लेकिन उसके अंदर उसने नए जीव को नहीं बनाया, अपने जैसे जीव को ही उत्पन्न किया, मतलब उनकी जेनेटिक्स भी सेम थी। ठीक है, लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उनके अंदर कभी भी सत्यापित नहीं होता। अब दूसरी कैटेगरी आ गई हमारे पास में, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास कैसा हो गया, आइसोगैमी। ठीक है, दूसरा आपने कैसा पढ़ लिया, एन आइसोगैमी। ठीक है, तीसरा आपने कौन सा पढ़ लिया, क्या बोलते हैं, उगैमी। इसको हमने बोल दिया सम युग्मन,
इसको हमने बोल दिया विषम युग्मन, इसको हमने बोल दिया अंड युग्मन, दैट इज ओरिजिनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये इसमें केवल जेनेटिक अप्रोच का एक्सचेंज हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओरिजिनलिटी इसके अंदर नहीं हो रही, लेकिन उसके अंदर जेनेटिक अप्रोच चेंज हो रही है, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इसलिए हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड कर रहे हैं। और लोअर क्रिप्टोगैम्स में ये भी आसानी से मिलते हैं, सरलतम प्रकार है या विधि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। क्लियर है? अब ये सारी की सारी चीज़ हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन सब के लिए तो एक्चुअली क्या होगा कि ये जो हैप्लॉइड नंबर है इसकी कोई भी दो कोशिकाएं जो हैं, एक को हम बोल देते हैं प्लस और एक को हम बोल देते हैं माइनस स्ट्रेन, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन। और हम किसी हद तक प्लस स्ट्रेन को मेल गैमेट और माइनस स्ट्रेन को फीमेल गैमेट के रूप में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, कर दिया। और दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन तो नहीं बोल सकते लेकिन संयुग्मन हो रहा है दोनों के बीच में, तो संयुग्मन की अगर अपन बात करें, अगर हम संयुग्मन की बात करें तो संयुग्मन से ये दोनों के दोनों जो है फ्यूज होकर और कंडीशन बना देते हैं 2n। क्लियर? अब आप देखेंगे कि पेरेंट थैलस कैसा था n, लेकिन यहाँ पे एक जाइगोट कंडीशन बन गई, तो ये जाइगोट कंडीशन जो बन गई 2n, वो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी? स्पोरो और फाइट। और स्पोरोफाइट को हम यहाँ क्या कह सकते हैं? स्पोरो का मतलब हो गया बीजाणु और फाइट का मतलब हो गया पादप, तो बीजाणुद्भिद, ये हो गया बीजाणुद्भिद। क्लियर है? स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब ये नई चीज हमको देखने को मिल गई। अब स्पोरोफाइट की हम बात करें 2n हो गया। अब अगर ये डायरेक्ट जर्मिनेट हो जाता है तो पादप कैसा बन जाएगा? 2n, जबकि इसके पेरेंट कैसे हैं? n। तो ये प्रकृति के साथ में छेड़खानी हो गई, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होगा? अब जो अर्धसूत्री विभाजन वहाँ पे फर्टिलाइजेशन से पहले हुआ था, वही अर्धसूत्री विभाजन हम यहाँ दिखाएंगे। और इसकी वजह से वापस दो नीले दिखा देता हूं, दो काले दिखा देता हूं, ठीक है? क्योंकि यहां पे भी हमारे पास में, ये लीजिए, एक ब्लू दिखा देते हैं और एक ब्लैक दिखा देते हैं। तो 4 युग्मक बनने की कॉम्बिनेशन बना है, जिसमें से 2 पॉजिटिव मान लेते हैं, 2 निगेटिव मान लेते हैं। 4 युग्मक हमें मिले। तो ये वापस अगर आप देखें तो ये कहाँ पहुँच गए? पेरेंट्स के समान n। तो दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट एज गैमेटोफाइट। तो एक गैमेटोफाइट, दूसरा गैमेटोफाइट, उसके बीच में एक और अवस्था आ गई, दैट इज 2n। चाहे हमें आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, मानते हैं नहीं दिखाई दे रही, लेकिन 2n है, और बिना 2n के दोनों n कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी को हम बोलते हैं पीडी एकांतरण। ठीक है? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो पीडी एकांतरण हो रहा है। अब पीडी एकांतरण स्पष्ट है कि नहीं है, वो हम यहाँ पे टॉपिक्स की बात के हिसाब से उसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारी सारी चीजें क्लियर हो गई है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। अब हम चलते हैं एल्गीज के जीवन चक्र में जो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अवस्था जो हमारे सामने आ रही हैं, उनका पीडी एकांतरण जो है उसकी, या लाइफ साइकिल की हम बात करें तो 5 टाइप के मतलब क्या बोलते हैं, लाइफ साइकिल्स जो है वो हमने यहाँ पे डिसाइड किए हैं।
तो यहाँ पे हम 5 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, सबसे सिंपल जिसकी हम बात करें, दैट इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक, ठीक है। इसके अलावा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, डिप्लॉन्टिक। डिप्लो हैप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लो डिप्लॉन्टिक। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हो गए। यहाँ एक अल्टरनेशन और दे सके, जैसे हैप्लो हैप्लॉन्टिक है तो हम यहाँ पे दे सकते हैं इसको हैप्लो बाइऑन्टिक। बाई का मतलब रिपीटेशन ऑफ हैप्लॉइड। वहीं अगर अपन हैप्लो डिप्लो डिप्लो की बात करें तो हम इसे एक नाम और दे सकते हैं, दैट इज हैप्लो डिप्लो। तो डिप्लो 2 बार आ गया, दैट इज बाई डिप्लॉन्टिक। ठीक है, या इसमें बाई पहले लगा दें, हैप्लॉन्टिक। लाइफ साइकिल्स, ठीक है। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम, फिर हम मेन आगे बढ़ते हैं। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्ट को हम हिंदी में बोल सकते हैं अगुणित की जीवन चक्र। अगुणित की जीवन चक्र। तो इसमें एक चीज अगर आप देखें तो यहाँ पे केवल आपको एक ही प्रकार के जीवन चक्र का स्पष्टीकरण हो रहा है, और वो जीवन चक्र कैसा है, हैप्लॉइड। मतलब यहाँ पे संपूर्ण जीवन चक्र में एक अवस्था सबसे प्रधान है, वो है युग्मकोद्भिद। गैमेटोफाइट अवस्था जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हमें प्रधान दिखाई दे रही है। डिप्लॉयड अवस्था इसमें हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम एक नाम और दे देंगे बाद में, दैट इज मोनोफेजिक। फेज का मतलब होता है अवस्था, मोनो का मतलब होता है एकल, अर्थात इसमें एक ही अवस्था डोमिनेंट है, वही दिखाई दे रही है, हमें दूसरी अवस्था अल्पकालिक है या फिर दिखाई नहीं दी। डिप्लॉन्टिक को अगर आप नाम देते हैं
तो यहाँ पे ये अगुणित की थी और इसको आप नाम दे दोगे द्विगुणित की। द्विगुणित की जीवन चक्र, ठीक है। यहां अगर अपन बात करें तो ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक को आप नाम, तो यहां पे भी क्या हो गया, इसी के समान एक ही प्रकार का जीवन चक्र दिख रहा है। यहां डिप्लोहेप्लॉन्टिक की बात करें तो दो नाम हमें दिखाई दे गए, एक कोई डिप्लॉइड है, एक कोई हैप्लॉइड है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, डाइफेजिक, द्वि अवस्था इसमें दिखाई दे रही है। तो इसमें से एक डिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड है, दोनों का नाम है और दोनों दिख रही है। इसका मतलब दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन में और दोनों के दोनों मेन अवस्थाएं होती हैं। हिंदी में लिखें तो वही हो गया, डिप्लो का मतलब द्विगुणित की, हैप्लॉइड का मतलब अगुणित की, तो द्विगुणित की अगुणित की अवस्था। ये हो गया हैप्लो हैप्लो, इसमें दो अवस्थाएं और दोनों के दोनों हैप्लॉइड है। ये बड़ा सरप्राइजिंग है चीज़ कि कोई एक जैसी अवस्था कैसे हो सकती है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। हम इनका भी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। तीसरा हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, अर्थात यहाँ पे तीन प्रकार की अवस्थाएं हमें दिखाई दे रही है। एक हैप्लॉइड है, दो डिप्लॉइड अवस्थाएं। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल हो गया ट्राइफेजिक अल्टरनेशन लाइफ साइकिल का। तो ये हमारे कुछ बेसिक वो हैं, क्या बोलते हैं, क्राइटेरियाज लाइफ साइकिल के। तो यहाँ हम पहला समझते हैं कौन सा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बाकी के मिटा देते हैं ताकि हमें लाइफ साइकिल ड्रॉ करने के लिए मिले। एक इसमें बेसिक चीज जो आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, जब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाता है जैसे कि वाउचेरिया की लाइफ साइकिल डिस्कस कीजिए या पॉलीसाइफोनिया की लाइफ साइकिल डिस्कस कीजिए या वॉल्वॉक्स या कारा की लाइफ साइकिल डिस्कस कीजिए, केवल आपसे लाइफ साइकिल ही पूछा जाता है, डिस्कशन के रूप में पूछा जाता है, तो वहाँ आपके पास होता है इसका डायग्रामेटिक सर्कुलर डायग्राम, देन इसकी थियरी, दोनों चीज़ें। लेकिन जैसे आपसे पूछा जाता है कि उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइफोनिया को समझाइए या पॉलीसाइफोनिया के क्या बोलते हैं पूरे लाइफ साइकिल को ड्रॉ कीजिए, तो ऐसे में हमारे पास जो है वो 5 पॉइंट्स में डिस्कशन हो जाएगा। वो हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया का जैसे हैबिट एंड हैबिटेट, देन सेकंड वन इज थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल स्ट्रक्चर, तीसरा पॉइंट हो जाएगा पिगमेंटेशन एंड रिजर्व फूड, चौथा पॉइंट हो जाएगा रिप्रोडक्शन और पांचवा पॉइंट हो जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल। तो ऐसे में हम इसकी थियरी नहीं लिखेंगे और इसको केवल और केवल एक डायग्राम के फॉर्म में ही समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। तो डायग्राम जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो इसमें डोमिनेंट है, और इसके नाम में डोमिनेंसी किसकी है, हैप्लॉन्टिक। इसका मतलब जो भी चीज़ स्टार्ट हो रही है पेरेंट से स्टार्ट होगी और इसके पेरेंट कैसे हैं, हैप्लॉइड। तो इसका मतलब हैप्लॉइड प्लांट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीधे सीधे हम एक नाम दे सकते हैं, दैट इज गैमिटोफाइट। गैमेटोफाइट प्लांट थैलस, और इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एन से। इसे प्लांट पेरेंट भी बोल सकते हैं और इसे हमने प्लांट थैलस भी नाम दिया है और इसको रिप्रेजेंट किया है किससे, एन से। तो डोमिनेंसी के अकॉर्डिंग जो पादप है वो कैसा है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। अब हमने जब इसको समझा था रिप्रोडक्शन को, तो हमने देखा था कि इसकी फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन, तो जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी तो ये कौन से विभाजन दर्शाते हैं, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल। तो उन्हीं विभाजनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शो। तो यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जो लाइफ साइकिल को हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे वेजिटेटिव को, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है जिससे जो भी सेल बनी है वो सेल वापस किसको रिप्रेजेंट करती है, नए हैप्लॉइड थैलस को। यहाँ अगर आप ढंग से देखें तो आपको समझ में आएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जेनेटिक अप्रोच या फिजिकल अप्रोच में कहीं कोई फेरबदल नहीं होगा, वो बिल्कुल पेरेंट्स के आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि प्लांट थैलस के ही कोशिका से विभाजन द्वारा वो
बने हैं। अब जैसे यहाँ पे एक विशेषता है, यहाँ पे विशेषता ऐसे है जैसे आपको अगर मैं यही लाइफ साइकिल कारा की समझा रहा हूँ, तो कारा में ध्यान दो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कारा में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वहां पे, यहाँ पे तो हमने वेजिटेटिव लिख दिया क्योंकि ओवरऑल एल्गीज की बात कर रहे हैं हम हैप्लॉन्टिक की, इसलिए। लेकिन जैसे कारा आ गया या वॉल्वॉक्स आ गया या वाउचेरिया आ गया, एक्टोकार्पस आ गया, तो ऐसे में हम वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं लिख सकते, हम उसके टाइप लिखेंगे। जैसे पहली बात तो उसमें है भी कि नहीं है, जैसे पॉलीसाइफोनिया है, बहुत रेयरली उसमें मिल रहा है वरना नहीं मिल रहा, तो हम सीधे कह देंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अनुपस्थित। क्लियर है? तो ऐसे में जैसे हम यहाँ पे बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे कि कारा की अगर आपको लाइफ साइकिल ड्रॉ करनी है तो कारा की लाइफ साइकिल में वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, उस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मैंने आपको क्या क्या समझाया था। कारा में सबसे पहला तो मैंने एक बताया था फ्रेगमेंटेशन, कि कई बार थैलस का भाग टूट जाता है और अगर उसके साथ उसके नोड इंटरनोड्स हैं तो वो जड़ क्या बोलते हैं नया थैलस को ऑर्गेनाइज करने की क्षमता रखता है। दूसरा सबसे बड़ी स्पेशलिटी इसमें थी अमाइलम स्टार्स। तीसरी इसकी स्पेशलिटी थी बल्बिल्स। चौथी इसकी स्पेशलिटी थी यहाँ पे ट्यूबर्स। पांचवी इसकी स्पेशलिटी थी कौन सी? बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। बाई सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें इतने प्रकार से हो सकता है। तो जब हम कारा की लाइफ साइकिल ड्रॉ करेंगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यहां हम इन चीजों को दिखाएंगे कि कारा की स्पीसीज में इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दर्शाया जाता है या विधि अपनाई जाती है अलग अलग स्पीसीज में। क्लियर है? दूसरी तरफ हम चलें तो यहीं वेजिटेटिव के साथ में फिर यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे? दूसरी लाइन भी वहीं उसी के साथ, क्योंकि ये पीढ़ी का अंतरण को नहीं दर्शा रही है, इसलिए इसी के साथ इसी की यहाँ पे लिख देंगे दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये इसने भी बना दिया नया थैलस। ठीक है? तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये दो रिप्रोडक्शन भी तो जीवन चक्र में तो है ही, पीढ़ी एकांतरण को नहीं दर्शा रहे लेकिन जीवन चक्र को तो पूरा कर ही रहे हैं और इसकी वजह से कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ा ही रहे हैं। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एल्गीज में यही प्रमुख विभाग वो जनन के तरीके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो विषम परिस्थितियों में दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया पूरा का पूरा। तो अब जैसे अगर यहीं पे हम बात करें कारा की ले लीजिए, तो कारा के अंदर अगर अपन विषम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं तो विषम परिस्थितियों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब हम कारा को दिखाएंगे तो वहां लिख देंगे रेयरली, प्रेजेंट, या आप एब्सेंट भी दिखा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर अलैंगिक जनन जो है वो नहीं देखने को मिल रहा। क्लियर है? वहीं जैसे अगर एग्जांपल ये कारा की जगह आ जाता है वॉल्वॉक्स, तो वॉल्वॉक्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तो है थोड़ा सा फ्रेगमेंटेशन टाइप में, उसके अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वॉल्वॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन अगर हम वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं वॉल्वॉक्स की, तो वहां पे इसको कैसे दर्शा देंगे? डॉटर कॉलोनी। हो गया हमारा काम। तो ये हमको दिखाना है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली, लेकिन एसेक्सुअली में कौन से टाइप्स हैं, वेजिटेटिव में कौन से टाइप्स हैं, ये हमको वहाँ पे दर्शाना होगा। ठीक है? अब आते हैं मेन ओगैमस टाइप या आइसोगैमस टाइप या एन आइसोगैमस टाइप का जो क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन है। तो वहाँ अगर अपन आए
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सबसे पहले गैमेटोफाइट पादप थैलस है और समान परिस्थितियों में ये विकास कर रहा है, सब कुछ है। लेकिन जब परिस्थितियां थोड़ी सी अनफेवरेबल हो रही हैं इसके लिए, एक आउटलाइन डायग्राम बना लीजिए जिससे क्या है हमारा एक परफेक्ट सर्कुलर डायग्राम जो है वो हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो एक परफेक्ट डायग्राम जो है वो हमको सर्कुलर दिखाई देने लगता है ताकि एक लुक वाइज स्पष्ट डायग्राम बन जाए। साइंस में एग्जाम की दृष्टि से जो डायग्राम्स हैं उनकी सुंदरता मायने नहीं रखती है, उनका स्पष्टीकरण जो है वो ज़्यादा महत्वशील होता है। इसलिए सुंदर या रंगीन करने के स्थान पर अगर आपके पास समय है और आप रंगीन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास समय की कमी है और आप रंगीन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चित्र और नामांकन जो है वो स्पष्ट हॉरिजेंटल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो अब गैमेटोफाइट में हम बात करें तो यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे सीधे सीधे गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया जैसे मैं आपको समझाऊं तो जैसे यहीं पे कारा का एग्जाम्पल लोगे तो वहाँ पे गैमीटेंजिया मतलब गैमीट बनाने वाली धानियाँ। लेकिन अब जैसे कारा में तो हमारे पास पर्टिकुलर नाम है, जैसे उगे वो क्या बोलते हैं ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल। लेकिन हम यहाँ साधारणतः जैसे पॉलीसाइफोनिया में हम जाते हैं, हालांकि पॉलीसाइफोनिया हैप्लॉन्टिक नहीं है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है स्पर्मेशिया स्पर्मेटेंजियम, और जो फीमेल है वो कहलाता है कार्पोगोनियम। तो सब में अलग अलग इनके नाम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमनली क्या नाम दे देते हैं, गैमीटेंजिया। क्या बन गया यहाँ पे, गैमीटेंजिया। तो गैमीटेंजिया का मतलब युग्मक धानियां। अब और ये युग्मक धानियां कैसी हैं, एन कंडीशन। युग्मक धानियों में क्या डेवलप होंगे, युग्मक। गैमीट्स, ठीक है, ये हो गया एन और ये हो गया एन। अगर ये अलग अलग थैलोफाइट से आए हैं तो एक को हम बता देते हैं प्लस के रूप में मेल और एक को हम दर्शा देते हैं फीमेल के रूप में, दो हो गए। क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसलिए हमको दोनों को अलग यहाँ पे दर्शाना है। गैमीट्स मतलब युग्मक। अब दोनों के बीच में संयुग्मन, संयुग्मन और परिणाम स्वरूप बाय फर्टिलाइजेशन अब ये फर्टिलाइजेशन आपके आइसोगैमस हो सकता है, एन आइसोगैमस हो सकता है, ओगैमस हो सकता है। तो ये हम यूज में लेंगे किस टाइप में हो रहा है। जैसे अगर अपन इसी को यूज में ले लेते हैं वॉलवॉक्स में तो ये हो गया एन आइसोगैमस। वहीं अगर अपन इसको कारा में यूज में लेते हैं तो वहाँ पे हमको लिखना होगा ओगैमस। तो ये अलग अलग टाइप के हो गए। तो दैट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी लिख सकते हैं, फ्यूजन भी लिख सकते हैं। फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन, निषेचन। तो निषेचन के फलस्वरूप हमको यहाँ पे एक विशिष्ट कोशिका देखने को मिलेगी जिसको हम यहाँ पे नाम देंगे जाइगोट। दैट इज रिप्रेजेंट 2n। ठीक है, जाइगोट हो गया। फर्टिलाइजेशन को हम यहाँ पे 3 नाम दे सकते हैं।
आइसोगैमी एन आइसोगैमी गैमी, ठीक है। और आइसोगैमी को हम यहां पे सिनगैमी भी नाम दे सकते हैं, दो समान युग्मकों के अंदर। तो किस टाइप का यहाँ पे हो रहा है और कौन सी एल्गी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो डिसाइड हो जाता है लाइफ साइकिल के प्रारंभ में। क्लियर है, ये हो गया। अब हमारे पास हो गया जायगोट, और अब जायगोट जो है यहाँ पे, अब अगर ये जर्मिनेशन कर लेता है तो थैलस कैसा बन जाएगा 2n, जबकि मेन थैलस कैसा है n। तो इस कंडीशन में यहाँ पे होता है अप्लाई मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन, ठीक है। और यहां पे इनको बनने के लिए क्या हो रहा है, माइटोसिस। मियोसिस एंड माइटोसिस समसूत्रीय, और ये हो गया अर्धसूत्रीय। और इस अर्धसूत्रीय विभाजन जो है अब यहाँ पे जो गैमेट्स बनेंगे उनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। स्पोर्स बनेंगे तो यहाँ पे उन्हें हम नाम दे देते हैं मियोस्पोर्स, क्योंकि मियोसिस से बने हैं। अगर माइटोसिस से बनते तो हम यहाँ पे कॉमनली नाम दे देते हैं माइटोस्पोर्स, यहाँ पे हम नाम दे देंगे मियोस्पोर्स। और मियोस्पोर्स यहाँ पे जो हैं वो कैसे हैं, हैप्लॉइड। अब यहाँ हम दर्शा नहीं सकते, लेकिन एक्चुअली में एक जाइगोट से कितने मियोस्पोर्स बनते हैं, 4। कितने बने, 4। अब ये चारों के चारों मियोस्पोर्स जो हैं वो क्या करते हैं, रेस्टिंग फेज। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो ये क्या कर लेते हैं, रेस्टिंग दर्शाते हैं, और स्थान चेंज करते हैं बाई पानी के द्वारा बह के, अगर फ्लैजिलाज है तो उड़ के, जैसे भी इनकी मोटिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, वहाँ पे रेस्टिंग फेज कंप्लीट करके पहुँच जाते हैं और रेस्टिंग फेज करते हैं, ठीक है। और जो ही एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या होती हैं, फेवरेबल, ये करते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। और जर्मिनेट होकर ये नए 4 पैतृक थैलस बनाते हैं। तो अगर आप देखें तो एक साइकिल कंप्लीट होने पर 4 पेरेंट थैलस जो है वो हमें मिलते हैं ये लैंगिक जनन से, जबकि अलैंगिक जनन में स्पोर्स बनने के ऊपर है, वेजिटेटिव में भी स्पोर्स बनने के ऊपर है, बाकी उनसे एक एक, यहाँ पे कितने, 4। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट हुई। अब इसमें देखें तो यहाँ और दिखा सकते हैं, इन द फेवरेबल कंडीशंस, अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो, इन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, इन फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, germination of spores
ठीक है, इन एनवायरमेंटल फेवरेबल कंडीशन, और वो अपने पैतृक पादप के समान इसको बनाता है। तो ये हो गई पूरी साइकिल, दैट इज लाइफ साइकिल। कौन सी है? हैप्लॉन्टिक। ये कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया, जितना मैंने बोला है वही इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है। अब आते हैं अपन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे हैप्लॉइड, 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 लेकिन डिप्लॉइड। तो यहाँ पे ये अवस्था हमारी शुरू हो गई डिप्लॉइड, क्लियर है। और ये डिप्लॉइड कहाँ तक गई? यहाँ तक, लेकिन ये वापस क्या हो गया? हैप्लॉइड बाय मायोसिस डिवीजन। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेकेज हो गया लाइफ साइकिल का, जिसमें अगर इसकी हम बात करें तो संपूर्ण संरचना जो है वो आपको कैसी दिख रही है? गैमेटोफाइट। And that is dominant phase। तो गैमेटोफाइट जो अवस्था है वो कैसी है? डोमिनेंट फेज के रूप में है, ठीक है। और यहां पे अगर अपन जाइगोट की बात करें तो ये यहां पे क्या है? स्पोरोफाइट। ये यहां पे क्या है? स्पोरोफाइट अवस्था के रूप में है, दैट इज रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट 2n। और ये इसकी तुलना में बहुत अल्पकालिक है, बहुत कम समय के लिए है, इसलिए इसको बोल देते हैं रिसेसिव फेज। इसलिए इसको हम बोल देते हैं रिसेसिव फेज, बहुत अल्पकालिक है। यही कारण है कि ये ना आंखों से दिखाई दे रही है ना ही स्पष्ट रूप से है। तो ऐसे में हमने इसकी पूरी पीढ़ी को एक फेज में ही समेट दिया और वह है गैमेटोफाइट। इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र, ठीक है, दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और हम इसको एक नाम और दे देते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज मोनोफेजिक, क्योंकि इसके पूरे जीवन चक्र में एक ही अवस्था प्रमुख है और वो है गैमेटोफाइट, और वो यहाँ पे डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पर निर्भर अवस्था है। मतलब स्पोरोफाइट जो है गैमेटोफाइट से छोटी है, अल्पकालिक है, रिसेसिव है और उस पर डिपेंडेंट रहती है। क्लियर है? हो गया बात खत्म। अब आइए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे जब तक 2n नहीं आती नई n नहीं आती, इसका मतलब 2n जरूरी थी बीच में, अल्टरनेट तो हुआ है लेकिन ये अवस्था स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, डोमिनेंट नहीं है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हैप्लोबायोटिक जो है प्रिमिटिव है, सरल प्रकार के हैं और इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता है। क्लियर है? क्योंकि हम पीढ़ी एकांतरण में जाइगोट की बात करें तो सही बात है कि जाइगोट सेल जो है स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन वो एक रिसेसिव फेज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्पोरोफाइट फेज है वो यहाँ पे क्या है? एक डोमिनेंट रिसेसिव अवस्था के रूप में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट हो गई है हमारी लाइफ साइकिल। नीचे लिखने की जगह नहीं है, बाकी लिखना जरूरी है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ एल्गीज। अब इसके अगर अपन एग्जांपल्स दे तो एग्जांपल इसमें क्लोरोफाइसी है, कैरोफाइसी है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास में जेंथोफाइसी के हैं, बेसिलेरियोफाइसी के हैं, ठीक है, वो हम एग्जांपल्स यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी हमने यूग्लिनोफाइसी है, पायरोफाइसी है, साइनोफाइसी है, उनको तो इस लाइफ साइकिल से अलग कर ही रखा है क्योंकि उनके अंदर यहाँ पे स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया नहीं जाता। कंप्लीट। सेकंड पे आइए। सेकंड अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे डिप्लॉन्टिक। अगुणित की जगह हम पढ़ेंगे द्विगुणित की।
नंबर हो गया 2 डिप्लॉन्टिक, और इसका नाम हो गया द्विगुणित की जीवन चक्र, द्विगुणित की जीवन चक्र। ठीक है, क्या क्या चेंजेस इसमें देखने को मिलेगा? सबसे पहला चेंज, सबसे पहला, और वो चेंज क्या है कि जो गैमेटोफाइट पादप है अब वो गैमेटोफाइट नहीं होगा यहां पे, क्योंकि डोमिनेंस किसकी आ गई है? डिप्लॉइड की, और डिप्लॉइड का मतलब हो गया स्पोरो। तो चेंज कर देते इसी साइकिल में, कंफ्यूज नहीं होना, मैं मिटा के नहीं बना रहा हूं, दैट इज स्पोरो। दैट इज स्पोरोफाइट पादप, और इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्स कैसे हो जाएंगे? 2n। क्लियर है? हो गया। अब जो चेंजेस यहां पे देखने को मिलेगा वो ये है कि जो स्पोरोफाइट है वो अपने ऊपर जब परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल होती हैं तो वो क्या करेगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अगर उसमें है तो टाइप्स लिखेंगे। फिर करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर पाया जाता है तो उसके क्या लिखेंगे हम? टाइप्स। तो ये जो संरचना है वो क्या रह जाएगी? सेम। ठीक है, ये संरचना क्या रह जाएगी? बिल्कुल सेम, कोई समस्या नहीं। लेकिन परिस्थिति विषम आ रही है और इनको लैंगिक जनन दर्शाना है, तो ऐसे में यहाँ पे क्या आ रहा है? गैमिटेंजिया, सेम अपनी जगह पे। हाँ, एक चीज़ जो हमें ध्यान करनी है, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ कि 2 नाम हमने दिए थे, एक था डायोइसियस और एक था मोनोइसियस। डायोइसियस को हम बोल रहे हैं एक लिंगाश्रयी, मोनोइसियस को हम बोल रहे हैं उभय लिंगाश्रयी। पहले क्लियर कर ही दिया है, डायोइसियस का मतलब एक पादप पे एक, अर्थात दोनों सेक्स ऑर्गन के लिए 2 पादपों की आवश्यकता होगी। मोनोइसियस का मतलब हो गया एक पादप के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन से। तो ऐसे में जैसे अगर अपन यहाँ बात करें कोई स्पीसीज जिसके एक पादप पे एक ही सेक्स ऑर्गन उगता हो, जैसे पॉलीसाइफोनिया की हम बात कर लें, तो ऐसे में हमारे पास क्या होना चाहिए? गैमेटेंजिया को भी हम 2 रूप में दिखा देंगे, एक प्लांट ही फीमेल दिखाएंगे और एक प्लांट क्या दिखाएंगे? हम मेल दिखाएंगे। आधा घंटा, ठीक है। तो गैमेटेंजिया जो है यहां पे हम क्या दिखाएंगे? पूरा, मतलब गैमेटेंजिया। अगर पादप ही 2 हैं, उनका विकास ही 2 अलग अलग स्ट्रेन के प्रभेदों से हुआ है, तो उसको में हम एक मेल के रूप में दिखाएंगे, एक फीमेल के रूप में दिखाएंगे। तो हमारी गैमेटेंजिया भी फीमेल गैमेटेंजिया एंड मेल गैमेटेंजिया के रूप में हो जाएगी। लेकिन अगर पादप हमारे पास में कौन सा है? मोनोइसियस, तो हम उसके एक ही थैलस के ऊपर गैमेटेंजिया। तो गैमेटेंजिया वहाँ पे भी अलग अलग दिखा सकते हैं, जैसे कि कारा था हैप्लोबायोटिक में, और वहाँ पे हम दिखा देंगे ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल के रूप में। ग्लोब्यूल मेल हो गया और न्यूक्यूल हो गया फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंतर आता जा रहा है उसको हम सुधारते जा रहे हैं ताकि हमको डबल याद हो जाए, हैप्लॉन्टिक भी और डिप्लॉन्टिक भी। तो यहाँ पे युग्मक धानी जो है वो कैसी है? 2n। युग्मक धानी कैसी होंगी अब? 2n, क्योंकि पादप भी कैसा है? 2n। इन युग्मक धानियों में अब विभाजन कौन सा होगा? मियोसिस। कौन सा? मियोसिस, MEIOSIS, अर्धसूत्रीय विभाजन, और उसकी वजह से यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, और जो गैमीट्स बनेंगे उनको हम यहाँ पे सीधे सीधे बोलेंगे दैट इज मेल गैमीट, और ये हो गया कौन सा? फीमेल। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें चित्र से भी दर्शा सकते हैं, दैट इज मेल, और ये वाला कौन सा हो जाता है? फीमेल। शो इजी साइंस में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चिन्ह से इनको दर्शा दिया। अब
गैमीट्स बनने के बाद उन दोनों गैमीट्स के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? oogamous। तो बाकी के फर्टिलाइजेशंस को हम यहाँ पे हटा सकते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड है तो उनमें विकास ढंग से होगा, ये सीधी सी बात है। तो ये आइसोगैमस हटा देते हैं, एनाइसोगैमस हटा देते हैं। तो इनमें एक तरीके से फर्टिलाइजेशन कौन सा होगा? oogamous टाइप। फर्टिलाइजेशन कौन सा हो गया? oogamous टाइप। ठीक है, देन आगे बढ़े। फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये हो गया जायगोट। अब जायगोट तो 2n बनेगा ही, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जायगोट जो अभी ये स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की तो हम बात ही बाद में करेंगे, ये मिटा ही देते हैं पूरा का पूरा सिस्टम ही। ठीक है, तो ये मियो वो क्या बोलते हैं, जायगोट हो गया। जायगोट की अगर अपन बात करें तो यहां पे जो मियोसिस हो रहा था, अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइटो में। माइटोसिस समसूत्री है, समसूत्री होने की वजह से ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइटोस्पोर्स में। माइटोस्पोर्स, और ये माइटोस्पोर्स जो है किस में चले जाएंगे? रेस्टिंग फेज में। फ्लैजिला है तो तैरकर चले जाएंगे, नहीं है तो पानी की धारा के साथ बह के चले जाएंगे, किसी ठोस आधार पर गिर जाएंगे, चिपक जाएंगे, वहाँ पे रेस्ट करेंगे, फ्लैजिला ड्रॉप कर देंगे और क्या डेवलप कर लेंगे? oospore। ठीक है, ये हो गया अब रेस्टिंग फेज। और जो ही कंडीशंस फेवरेबल आती है ये जर्मिनेशन करेंगे, और जर्मिनेशन करके क्या डेवलप करेंगे? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं? नया थैलस। तो अब नया थैलस जो बनेगा पेरेंट्स का वो कैसा हो गया? 2n। अब इस सारी गणित के अंदर यस, तो अगर हम रिप्रेजेंट करें केवल ये अवस्था है जो, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज स्पोरोफाइट दैट इज रिप्रेजेंट बाय 2n। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है? डोमिनेंट। दैट इज डोमिनेंट फेज। ठीक है, और यहीं अगर अपन बात करें इस अवस्था की तो ये हमारे ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट बाय n, और ये एक तरीके से रिसेसिव है। दैट इज रिसेसिव फेज, मतलब अल्पकालिक अवस्था है। ये हो गया कंप्लीटली। बस कंप्लीट। तो यहां अगर आप देखें तो द्विगुणित अवस्था जो है स्पोरोफाइट वो डोमिनेंट है, इसलिए इसका हमने नाम क्या दिया है? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, और इससे भी हम कौन सी कहेंगे? मोनोफेजिक, क्योंकि इसमें दूसरी अवस्था दिखाई हमें नहीं दे रही है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या हो रहा है? गैमेटोफाइट डिपेंड करती है किसके ऊपर? स्पोरोफाइट के ऊपर, और मुख्य थैलस जो है वो कैसा रहेगा? द्विगुणित। क्लियर? तो आज की क्लास में इतना ही, दो ही। अगली क्लास के अंदर हम बाकी की जो लाइफ साइकिल्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहां नीचे नाम जरूर लिखना है, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
इसके एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करें तो हम इसमें ले सकते हैं थोड़े हायर कैटेगरीज को, जैसे कि फ्यूक्रेल्स, एग्जाम्पल इज फ्यूकस, ठीक है, वो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आसानी से।